अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक और टॉपिक देखने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके। अच्छा बच्चों, ये इसको देखने से पहले मैं आपसे एक दो एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा और आपसे इस बारे में बात करना चाहूँगा कि अगर आप एक गाड़ी लें, जैसा कि लेट्स सपोज एक गाड़ी है। ओके, रैंडम से हमने गाड़ी बना ली। ओके, ये मूव करिए इस डायरेक्शन में। ओके, तो आपको पता ही एक्सिस के बारे में, एक हमारे पास एक्स एक्सिस होता है और एक होता है वाई एक्सिस। अब ये गाड़ी देखिए अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, ऐसे ही है ना बच्चों? यानी इसकी मोशन जो है वो ओनली एक एक्सिस के अलोंग है, जो कि है एक्स एक्सिस। तो हम कहेंगे इसकी मोशन जो है वो है अलोंग वन एक्सिस। इसी तरह अगर आप किसी लिफ्ट के ऊपर हैं, लिफ्ट और लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रही है या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे ही होता है। लिफ्ट के दो ही केसेस होते हैं, लिफ्ट या तो ऊपर जाती है या फिर नीचे आती है। तो ऊपर और नीचे जब कोई बॉडी जाती है तो वो मूव करती है अलोंग वाई एक्सिस, ऐसे ही है बच्चे। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो लिफ्ट है वो मूव कर रही है अलोंग वाई एक्सिस, और ये भी अलोंग वन एक्सिस मूव कर रही है। ये भी एक एक्सिस के गिर्द जा रही है और ये भी वन एक्सिस के गिर्द मूव कर रही है। सॉरी, ओके, ये वन एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है। अब हमने देखना है प्रोजेक्टाइल मोशन ये क्या होता है। इसकी डेफिनेशन अगर करें तो डेफिनेशन इसकी होती है टू डायमेंशनल मोशन motion of a body under the action of gravity। किसी भी बॉडी की टू डायमेंशनल मोशन, ये उसकी क्या है डेफिनेशन है। टू डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ये टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है इसको देखिए जरा। टू डायमेंशनल मीन्स जैसा कि अगर आप देखें, कभी आपने फुटबॉल खेली हो, तो अगर आप फुटबॉल को हिट करते हैं तो फुटबॉल जो है वो ऐसे मूव करती है, ऐसे ही है ना? ये देखें, आगे की तरफ भी बढ़ रही है बॉल, फुटबॉल जो है, और वो ऊपर की तरफ भी जा रही है। आगे बढ़ रही है तो अलोंग एक्सिस से मूव कर रही है, और अगर हाइट की तरफ जा रही है तो अलोंग वाई एक्सिस। देखें, ये एक्स के लॉन्ग भी मूव करी और वाई के लॉन्ग भी मूव करी है। तो इसका मतलब हमारी जो फुटबॉल है, जब हम उसको किक लगाते हैं तो वो कौन सी मोशन करती है? प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि एक टू डायमेंशनल मोशन है। ओके, इसको मजीद देखते हैं हम। इसके और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। अगर आप जो है किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो जाएं, बिल्डिंग पे आप खड़े हों और यहाँ से कोई पत्थर आप फेंकें बिल्कुल स्ट्रेट, ओके, तो ये स्ट्रेट जाते 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 थोड़ी देर बाद नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो ये भी क्या है? एक मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि यहाँ पे एक्स के लॉन्ग मूवमेंट हो रही है और वाई के लॉन्ग भी मूवमेंट हो रही है। तो इन तमाम मोशंस को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके बच्चों, इस मोशन का जो फर्स्ट केस है वो है कि अब हमारे पास कोई एक बॉल है, हम उसको बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके मूव करवाएंगे आगे की तरफ। यानी ये आप बिल्डिंग लें, ये ओके, यहाँ से आप किसी बॉल को फेंकें अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, अब देखेंगे आप थोड़ी देर ये एक्स के लॉन्ग मूव करती रहेगी, लेकिन हमेशा हम एक्स के लॉन्ग मूव नहीं करती रहेगी। थोड़ी देर बाद जो है वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, ऐसी है ना बच्चों? तो ये जो चीज है, ये है हमारा फर्स्ट केस है। तो इसका नाम ये बनेगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो करते हैं तो ये वो केस है। हॉरिजॉन्टल मींस एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग मूव जो चीज करे तो उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। ओके, अब आपने इस बॉल को एक्स के अलोंग मूव करवाया तो ये जो मूवमेंट है आपकी, इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टली। अच्छा, हमारा फर्स्ट केस है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली, सॉरी हॉरिजॉन्टली। अब यहाँ पे देखिएगा इनिशियल वेलोसिटी जो है वी आई, आपको पता है वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर है। तो वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसे ही है बच्चों। वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एक्स कंपोनेंट और एक होता है
y कंपोनेंट। अब जब ये बॉल जो है x के अलोंग मूव कर रही है तो इसके ऊपर जो है x के अलोंग भी फोर्सेज लग रही है और y के अलोंग भी फोर्सेज लग रही है, ऐसे ही होगा। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे x के अलोंग कौन कौन सी फोर्सेज लग रही है। ओके, तो देखिएगा जब बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है तो इस पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है। एक तो है जी एयर फ्रिक्शन। ओके, ये एक्स के लॉन्ग की बात करें, ठीक है ना। एक्स के लॉन्ग जब कोई बॉल आगे मूव कर रही होगी तो उसको सिर्फ एयर फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगी। तो एक्स के लॉन्ग सिर्फ एक फोर्स है जो कि है एयर फ्रिक्शन। और वाई के लॉन्ग कौन कौन सी है, वाई के लॉन्ग भी एक एयर फ्रिक्शन है और सेकंड क्या है, ग्रेविटी। ऐसे ही है बच्चों। ओके, अब एक बात आपने याद रखनी है, जब भी हम ये मोशन पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, तो यहाँ पे आपने एयर फ्रिक्शन को हमेशा क्या करना है, इग्नोर करना है। ओके, ये बहुत अहम बात है कि आपने एयर फ्रिक्शन को हमेशा इग्नोर करना है। और उसकी वजह क्या होती है, क्यों इग्नोर करना है, कोई वजह तो होगी ना। जी बिल्कुल, एक वजह है और एक नहीं बल्कि काफ़ी वजूहत हैं इसकी। पहली वजह जो कि बहुत आम वजह है, जो कि बहुत आसान सी वजह आपको बता देता हूँ कि एयर फ्रिक्शन जो है वो डिपेंड करती है आपके वेदर के ऊपर, कि वेदर कंडीशन किस तरह की है। अगर कभी हवा नहीं चल रही तो एयर फ्रिक्शन है वो कम हो गया, सही है। अगर कभी हवा चल रही है तो एयर फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, अगर आप उसके ऊपर जा रहे हैं। अगर कभी तूफान है तो फिर और ज़्यादा होगी। इसका मतलब एयर फ्रिक्शन जो है वो हमेशा क्या करती है, वेरी करती है। ओके, यानी कभी भी ये सेम नहीं रहती। कभी मौसम डिफरेंट अच्छा होगा तो एयर फ्रिक्शन डिफरेंट होगी, अगर मौसम हार्श होगा तो एयर फ्रिक्शन डिफरेंट होगी। इस वजह से ताकि हमारे रिजल्ट खराब ना हो, हमें एक रिजल्ट मिले, तो हम एयर फ्रिक्शन को क्या कर देते हैं, इग्नोर करते हैं। तो जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे तो हम एयर फ्रिक्शन को क्या करेंगे, कंप्लीटली इग्नोर करेंगे। और अब हमारे पास सिर्फ एक फोर्स रह गई है और जो कि ओनली वाई के अलोंग मूव कर रही है, वाई के अलोंग एक्ट कर रही है, वो क्या है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही होती है। ओके, तो बस अब हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स होगी जो कि है ग्रेविटी की, और हम इसी को स्टडी करेंगे। एयर फ्रिक्शन को हम क्या कर देंगे, इग्नोर। इसके अलावा इस बॉल के ऊपर और कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। आपने ये कंसिडर करना है कि ये जो बॉल है ये सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के अंदर मूव कर रही है। एयर फ्रिक्शन वगैरह यहाँ पे आप इग्नोर कर देंगे और उसकी वजह भी मैंने आपको बताया क्यों इग्नोर करेंगे। अब देखिएगा, एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं एक्ट करने वाली, ऐसे ही है ना। एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं है क्योंकि एक ही फोर्स सिद्ध होती है, एयर फ्रिक्शन, और उसको हमने क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होती है, जब कोई फोर्स लगती है, ऐसी है ना। अगर फोर्स नहीं लगेगी तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। तो एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी यहाँ पे अगर आप एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, जहां भी आप देखेंगे एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी पूरे के पूरे पाथ में वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स के लॉन्ग जीरो होगा। ऐसी है ना, जब कहीं पे वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन वहां पे क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, जीरो। या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। अब आते हैं वाई के अलोंग, वी आई वाई। ये जो है कांस्टेंट नहीं होगी, नॉट कांस्टेंट। ये हर पॉइंट पे क्या होगी, चेंज होगी। ओके, और ए वाई जो है वो क्या होगा, जी के इक्वल होगा। यानी वाई के अलोंग जो भी एक्सेलरेशन होगा वो जी के इक्वल होगा। आपको पता ही है, आप नाइन्थ में पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है या फिर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करती है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है, जी के इक्वल होता है। और जी की वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये होती है जी की वैल्यू। अब हमने दो बहुत अहम बातें की हैं। एक ये थी कि जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे वहां पे हम एयर फ्रिक्शन को इग्नोर करेंगे, फर्स्ट। सेकंड ये है कि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। यानी पूरे पाथ के ऊपर एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और थर्ड ये बात कि एक्स के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, जीरो होगा। और फोर्थ कि वाई के लॉन्ग जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, जी होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसको। जी बच्चों, अब हम करते हैं डेरिवेशन थोड़ी सी।
उसी केस की जो हम कर रहे थे कि मैंने एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली, एक बिल्डिंग से आपने एक पत्थर को फेंका जो कि थोड़ा आगे जाके यहाँ से ग्राउंड से टकरा गया। ओके, अब जब आपने इसको फेंका तो इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी आई, और आपने इसको फेंका हॉरिजॉन्टली, और हॉरिजॉन्टली का मतलब क्या होता है, एक्स के अलोंग। तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी वी आई, वो किसके इक्वल थी, वी आई एक्स के। और हमने ये बात भी की है कि पूरे रास्ते के ऊपर उसकी एक्स वाली कंपोनेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि इस पॉइंट के ऊपर जब ये हमने इसको फेंका इनिशियली, इसकी वाई कंपोनेंट क्या होगा वेलोसिटी का, तो वो क्या होगा, शायद आपने जवाब दे दिया हो कि वी आई वाई क्या होगा, जीरो होगा। क्यों, जब हमने इसको फेंका था तो हमारा मकसद तो क्या था कि हम इसको सीधा फेंकें, ऐसे ही है ना। तो सीधा कौन सा एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस। जब हमने इसको फेंका एक्स के अलोंग तो वाई के अलोंग वेलोसिटी उसकी जीरो थी इनिशियली। यहाँ पे आके देखिए, इस पॉइंट पे आके इसने वाई के अलोंग मूव करना शुरू किया, तो इसकी उस वक्त वेलोसिटी कोई ना कोई होगी वाई के अलोंग, लेकिन उससे पहले इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वाई के अलोंग वो क्या होगी, जीरो होगी। अब हम इसका फाइंड करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी हमने यहाँ से इसको फेंका तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर किया वो हम क्या चाहते हैं, फाइंड करना चाह रहे हैं। तो पहले हेडिंग दे दें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की, जो कि होता है अलोंग एक्स एक्सिस। ओके जी, फॉर्मूला आपको पता है, एस इक्वल टू वी आई टी, इक्वेशन ऑफ मोशन है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके ओके, एस की जगह पे हम यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, क्योंकि हम एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस देख रहे हैं। और हम यहाँ पे वी आई का एक्स कंपोनेंट लेंगे, वी आई एक्स टी एज इट इज प्लस 1/2 ए का भी एक्स कंपोनेंट, यानी जहां जहां पे आपने कोई चीज लेनी है, कोई वेक्टर होगा तो उसका आप क्या लेंगे, एक्स कंपोनेंट। वेलोसिटी यहाँ पे वेक्टर थी, उसका एक्स कंपोनेंट लिया। एक्सेलरेशन यहाँ पे वेक्टर था, उसका एक्स कंपोनेंट लिया। टाइम का आपको पता कोई वेक्टर तो है नहीं उसका कंपोनेंट को। ओके, जब वैल्यूज पुट कीजिएगा, एक्स इक्वल टू वी आई एक्स टी प्लस 1/2। अभी हमने बात की थी कि ए एक्स क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो ये सारे का सारा फैक्टर क्या हो गया, जीरो। एक्स हमारे पास आ जाएगा वी आई एक्स इंटू टी, ये हमारे पास ही उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड हो गया। मतलब ये है कि अगर आप इनिशियल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपने इस वेलोसिटी फेंका और इतना टाइम लगा उसको यहाँ तक आने में, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हम फाइंड करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। सेम फॉर्मूला यूज करें, एस इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके जी, एस की जगह पे हम यहाँ पे वाई पुट कर देंगे क्योंकि वाई के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं, और यहाँ पे वी आई वाई। अब हम यहाँ पे सारे क्या लेंगे, वाई कंपोनेंट, क्योंकि हम वर्टिकल डिस्टेंस देख रहे हैं, यानी ये वाला डिस्टेंस जो उसने कवर किया वर्टिकल डिस्टेंस, उसकी हाइट। ओके, प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर। वी आई वाई कितना होता है, हमने अभी बात की थी कि इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो क्या थी, जीरो थी वाई के अलोंग। तो यहाँ पे जीरो पुट करें इंटू टाइम प्लस 1/2, और एक ए वाई कितना था, जी, क्योंकि जब भी कोई बॉडी वाई के अलोंग मूव कर रही हो, वर्टिकल मूव कर रही हो, ऊपर जा रही हो या फिर नीचे आ रही हो, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, जी हो जाता है। तो हम ए वाई की जगह पे जी पुट करेंगे तो टी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा, तो वाई हमारे पास आ जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। ये हमारे पास फाइंड हो गया वर्टिकल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये वर्टिकल डिस्टेंस। अब हम देखेंगे सेकंड केस, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन एट एन एंगल विद एक्स एक्सिस। अब ये केस है कि आपने बॉल को जो है वो एक एंगल के साथ फेंकना है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी ये देखिएगा, यहाँ से एक बॉल है, आपने उसको किक लगाया, ये मूव करती हुई ये यहाँ जमीन पे आके टकराई, तो ये जो इसने एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस। अब हम ये केस देखेंगे। ओके, इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या थी, वी आई, और हमने जो बात की थी
बात हमारी वही रहेगी कि एक्स के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, चाहे वो फर्स्ट केस हो या फिर सेकंड केस हो। ये है हमारा केस 2। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वी आई एक्स इक्वल टू वी आई सॉरी वी एफ एक्स मीन्स ये है कि अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी फाइंड करूँ, फाइनल वेलोसिटी एक्स के अलॉन्ग, तो वो और जो एक्स के अलॉन्ग यहाँ पे शुरू में थी वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि एक्स के अलॉन्ग वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। और आपने जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पढ़े थे वेक्टर के, उसमें आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक्स के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वी आई कॉस थीटा, और जो वाई के अलॉन्ग होता है उसको हम क्या कहते हैं, वी आई साइन थीटा। सिमिलरली अगर आप वी आई वाई फाइंड करना चाहें तो वो क्या होगा, वी आई साइन थीटा। ओके, एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा होता है और वाई के लॉन्ग साइन थीटा। ये आपने पहले पढ़ा होगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर में। ओके, उसके बाद जो बातें हमने पहले की थी कि ए एक्स क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है जी, कांस्टेंट है, और ए वाई क्या होगा, जी, बट हम यहाँ पे यूज करेंगे माइनस जी। वो क्यों? अब बच्चों देखिएगा, आपने जब भी केस 2 सॉल्व करना है, यानी जब आप किसी एंगल से बॉल को प्रोजेक्ट करवाएंगे, तो आपने हमेशा जी को नेगेटिव लेना है। वो क्यों, जी क्यों नेगेटिव होगा? पहली बात तो ये, यहाँ तक देखिएगा, ये यहाँ से यहाँ जो है बॉल ने डाउनवर्ड आना शुरू कर दिया, ऐसी है ना, और यहाँ से यहाँ बॉल क्या कर रही है, अपवर्ड जा रही है। जब भी कोई बॉडी अपवर्ड जा रही होती है तो आपको पता है जी का साइन क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा कहाँ पे होती है, डाउनवर्ड होती है। तो इसको जो है वो जमीन की ग्रेविटी जिस तरफ खींच रही रहती है उसके अपोजिट जा रही है, तो इसलिए हम जी को क्या लेंगे, नेगेटिव। जब बॉल यहाँ से यहाँ तक मूव करेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक जब जाएगी बॉल, तो हमारा जी क्या होगा, नेगेटिव। अब आ जाए सेकंड हाफ के ऊपर, जब दोबारा नीचे की तरफ आना शुरू करेगी, अब तो बॉल नीचे आ रही है, अब तो जी पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अब भी हम जी को नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अब क्यों नेगेटिव लेंगे, इनिशियल वेलोसिटी देखें, इनिशियल वेलोसिटी कहाँ थी, अपवर्ड थी, जबकि बॉल कहाँ पे जा रही है, डाउनवर्ड, यानी हमेशा ये अपोजिट जा रही है इनिशियल वेलोसिटी, कैसी है ना, इनिशियल वेलोसिटी जा रही है अपवर्ड जबकि बॉल जा रही है डाउनवर्ड, तो इसका मतलब ये है इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट जा रही है। और जब भी कोई फैक्टर, कोई कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट जाता है तो उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो इसलिए हमारा वी आई क्या है, अपोजिट जाने की वजह से ए क्या होगा, नेगेटिव। सिंपली आप ये याद रखें कि हमेशा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और मैंने आपको वजह बता दी है कि क्यों नेगेटिव होगा, दो वजूहत जो कि मैंने आपको बता दी है। तो ए वाई हमेशा क्या होगा, माइनस टी। अगर आपने कहीं किसी भी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी फाइंड करनी हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसका फॉर्मूला होता है वी एफ इक्वल टू वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। आप जानते हैं किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने का ही फार्मूला होता है कि आप उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर लें और स्क्वायर कर दें, वाई कंपोनेंट का स्क्वायर लें और उसको ऐड कर दें। तो हमने वही किया और ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया। ओके, ये हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला। किसी भी, अगर आप यहाँ पे फाइंड करना चाहें, यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे फाइंड करना चाहें तो ये फार्मूला लगा के आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आपने एंगल फाइंड करना हो, एंगल फाइंड करने का तरीका क्या होता है, एंगल हमेशा आपको पता है हम tan से फाइंड करते हैं, tan थीटा से। अगर आप ये एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं ये वाला, तो उसका फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वी एफ वाई ओवर वी एफ एक्स। ये है जी एंगल फाइंड करने का फार्मूला। जी, तो बच्चों हमने वी आई एक्स फाइंड कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, और हमने वी एफ एक्स भी फाइंड कर लिया, फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वी आई वाई भी फाइंड कर लिया, इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अब एक कंपोनेंट रह गया जो कि है वी एफ वाई, यानी फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए देखिएगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ओके,
अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, वी एफ वाई। तो जहां जहाँ पे कोई वेक्टर है वहां उसके साथ क्या लगा देंगे, वाई। बी एफ के साथ वाई, आई के साथ वाई, और ए के साथ भी हम क्या लगा देंगे, वाई। ओके, वी एफ वाई क्या है ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, और वी आई वाई की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, वी आई साइन थीटा प्लस ए वाई कितना है जी, अभी हमने बात की थी माइनस ए, और टी वैसे। तो वी एफ वाई हमारे पास आ जाएगा वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। ये हमारे पास है जी फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट। अब हमारे पास चारों कंपोनेंट्स फाइंड हो गए, वी आई एक्स, वी एफ एक्स, वी आई वाई, वी एफ वाई। ओके, ये हमारे पास चारों कंपोनेंट्स आ गए, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, फिर फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। ये हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट क्या होती है, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। हाइट जैसे कि नाम से आपको जाहिर हो रहा है, हाइट क्या होती है, वाई के लॉन्ग मैक्सिमम डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर आप हाइट की डेफिनेशन करना चाहें तो क्या कह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ओके, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं, मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, जो कि डेफिनेशन इतनी अहम नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि हाइट क्या होती है। अब हम देखेंगे हाइट, वैसे डायग्राम के थ्रू आपको बता दूं, हाइट ये है आपके पास कोई भी मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस है, ये सारे वाई के लॉन्ग डिस्टेंस है, ऐसी है, ये भी। लेकिन इनमें सबसे मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम है ये वाला, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ओके, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस, वो भी वाई के लॉन्ग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब इसको फाइंड करने का फार्मूला हम फाइंड करते हैं। तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा, 2as इक्वल टू वी एफ स्क्र माइनस वी आई स्क्र। ओके, अब ये बताएं कि जो हाइट है वो वाई के लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है, डेफिनेटली वाई के लॉन्ग है। तो जहां जहां पे कोई वेक्टर है उसके साथ क्या लगा देंगे, वाई। ए के साथ भी वाई, वी एफ वाई, वी आई वाई। ओके बच्चों, जहां जहां पे कोई वेक्टर था उसके साथ हमने क्या लगा दिया है, वाई लगा दिया, क्योंकि हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। अब एक बात आपने पढ़ी होगी, अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ी होगी, कि जब भी आप किसी चीज को एक हाइट पे फेंकते हैं, जैसे कि अगर आपके पास कोई बॉल थी, आपने एग्जाम्पल ली थी कि बॉल है, आपने इसको यहाँ से फेंका ऊपर की तरफ, ठीक है, ये यहाँ से जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है ना, तो यहाँ पे 1 मिली सेकेंड के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए क्या करती है, यहाँ पे स्टे करती है, और फिर उसके बाद क्या करती है, नीचे की तरफ मूव करती है। यानी ऐसा नहीं होता कि यहाँ से जाए और बिल्कुल वापस आ जाए, नहीं, यहाँ पे रुकती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती है और फिर नीचे की तरफ मूव करती है। यानी यहाँ पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो। मैक्सिमम हाइट के ऊपर किसी भी बॉडी की जो हाइट होती है, वेलोसिटी होती है, वो जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस मोशन में इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि यहाँ से बॉल देखें, इससे पहले जो है वो यहाँ मूव करी थी, ऊपर की तरफ मूव करी थी, और उसके बाद क्या है, बॉडी नीचे की तरफ मूव करना शुरू करेगी, तो यहाँ पे आके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। आप वी एफ वाई इक्वल टू जीरो, यानी हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। ये वैल्यूज पुट कर दें, ए वाई कितना है, माइनस डी। ओके, और वी एफ वाई कितना है, जीरो, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। वी आई वाई कितना है, वी आई साइन थीटा, और एस को आप कह दें वाई, क्योंकि हम हाइट को देख रहे हैं, या फिर वाई कह दें, या फिर आप एच कह दें, क्योंकि डिस्टेंस जो है यहाँ पे हाइट के इक्वल है। ये वैल्यूज पुट कीजिएगा, तो इक्वेशन बन जाएगी 2 माइनस डी एच इक्वल टू जीरो का स्क्वेयर माइनस वी आई साइन थीटा होल स्क्वेयर। ओके, यहाँ पे बन जाएगा माइनस 2gh इक्वल टू माइनस वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। ओके, माइनस माइनस कट जाएंगे, हम हाइट फाइंड करना चाह रहे हैं,
2g यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, पी आई साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है जी हाइट का। अगर आप हाइट फाइंड करना चाह रहे हैं तो इस फार्मूले के जरिए आप हाइट फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक 2g आएगा, 2 भी साथ में डिवाइड होगा। ओके जी, अब हम देखेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है कि जहां से प्रोजेक्टाइल को आपने प्रोजेक्ट करवाया वहां से लेकर लैंडिंग तक उसको जितना टाइम लगा है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बस इसके लिए आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है कि आपने जहां से प्रोजेक्ट करवाया है उसी लेवल पे आकर उसको वापस गिरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप यहाँ से प्रोजेक्ट करवा रहे हैं और यहाँ जाके गिर रहे हैं तो हम कहें ये जो टाइम लगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। नहीं, बिल्कुल उसी लेवल पे आके, यानी यहाँ तक आएगा तो ही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। अगर यहाँ तक है तो वो टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, उसको सेम लेवल पे ही आना पड़ेगा। तो डेफिनेशन इसकी ये होगी, द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू मूव फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन to point of landing is known as time of flight. Okay, the time taken by the projectile from point of projection to point of landing is known as time of flight. Okay, अब हमने फाइंड करना है तो फार्मूला आप यूज करेंगे S इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके जी, S की जगह पे आप लिख दें y, S इक्वल टू वाई, सॉरी वाई ना लिखे H लिख दें। ओके, एंड वी आई, अब सबके साथ y लगा दें, एस आई वाई, वी आई वाई, ए वाई, वी आई वाई इक्वल टू वी आई साइन थीटा, ये हमने वैल्यूज शुरू में लिखी थी, और ए वाई इक्वल टू माइनस जी। अब हाइट की बात देखिएगा, हमने कहा था कि जहां से उसने स्टार्ट किया मूव करना वो दोबारा उसी लेवल पे आ गया, तो हाइट कितनी होगी? अगर कोई बॉडी मूव करके दोबारा उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसकी हाइट 0 होती है। तो हम यहाँ पे हाइट को क्या कंसिडर करेंगे? 0। ओके, तो अब वैल्यूज पुट करें यहाँ पे, एस वाई की जगह पे 0, वी आई वाई की जगह पे वी आई साइन थीटा इंटू टी प्लस 1/2, ए वाई की जगह पे माइनस जी और टी स्क्वेयर। ओके, 0 इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 1/2 जी टी स्क्वेयर। ये नंबर यहाँ पे नेगेटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 1/2 जी टी स्क्वेयर इक्वल टू वी आई साइन थीटा टी। ओके, टी स्क्वेयर से एक टी कैंसिल हो जाएगा, तो अब रह जाएगा 1/2 जी टी इक्वल टू वी आई साइन थीटा। हमें फाइंड करना है टी। 2 यहाँ पे क्या हो रहा है? डिवाइड, उधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 2 वी आई साइन थीटा, और ये जी यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, जरा क्या हो जाएगा? डिवाइड, इक्वल टू टी। ये हमारे पास हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। मतलब ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करने में जो टाइम लगा बॉडी को वो कितना है? ये टाइम है। अगर आपको, ये आपकी इंफॉर्मेशन में दिया गया बुक में, अगर आपको फाइंड करना हो यहाँ तक का टाइम, यानी आपने अगर फाइंड करना हो टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? अब आपको ये तो पता होगा कि जब कोई बॉडी मूव करती है, ये देखें आपने एक बॉल को मूव कराया तो उसने मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए 5 सेकंड लगाए, ठीक है, तो वहां से वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा? ऑब्वियसली 5 सेकंड लगेंगे ना। मतलब ये है कि जहां तक पहुंचने तक बॉडी को इतना टाइम लगता है उतना ही टाइम उसको वापस आने में लगता है। अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं इतना, ये इसका एग्जैक्ट हाफ है ना, देखिए इस पूरे पाथ का ये है हाफ, तो ये देखें ये टाइम है फ्लाइट का, कंप्लीट का। अगर आप हाफ का फाइंड करना चाह रहे हैं क्या करें? इसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो अगर आप फाइंड करना चाह रहे हैं टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, उसके लिए क्या करेंगे? आप उसको आप टी कह दें, तो वो कर देंगे टी को आप 2 पे डिवाइड कर दें, यानी इस फार्मूले को 2 पे डिवाइड करें। और अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 वी आई साइन थीटा ओवर जी, और 1/2, 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास फार्मूला बन जाएगा वी आई साइन थीटा ओवर जी। ये है जी टाइम टू रीच
मैक्सिमम हाइट। ओके, अब हम देखेंगे लास्ट पे रेंज क्या होती है। अब हम देखेंगे रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज क्या होती है? रेंज होती है मैक्सिमम horizontal distance covered by the projectile is known as range। ओके, मीन्स के यहाँ से यहाँ तक उसने मूव किया, उसने जो x के अराउंड डिस्टेंस कवर किया, इसको हम क्या कहते हैं? ये है रेंज। ओके, तो ये अब हम फाइंड करना चाह रहे हैं। फार्मूला आपके पास होता है s इक्वल टू v क्रॉस t। तो हम यहाँ पे x लेंगे और वेलोसिटी इनिशियली इसकी क्या थी? वी आई एक्स क्रॉस टी। एस को हमने x कहा क्योंकि हम यहाँ पे x के लॉन्ग डिस्टेंस ले रहे हैं। अगर आप s नहीं, जैसे हमने पहले कहा था s को y कहा था जब हमने क्या किया था, हाइट फाइंड की थी। ओके, वैल्यूज पुट कर दें। x इक्वल टू वी आई एक्स होता है वी आई कॉस थीटा और t क्या था? 2 vi साइन थीटा ओवर g। यही फार्मूला था जो हमने फाइंड किया था टाइम ऑफ फ्लाइट का। ओके जी, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 vi स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। ओके, आप इसको यूँ लिख दें वी आई स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। अब आपको एक बात बतानी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें एक फार्मूला है बच्चे, उसको कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। ये चीज़ जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। ओके, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप यहाँ पे पुट कर दें ये फॉर्मूला, तो वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी, ये हमारे पास क्या आ गई है? एक्स, या फिर आप इसको कह सकते हैं रेंज, रेंज भी कह सकते हैं। ओके, ये हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आ गया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेंज जो है वो मैक्सिमम हो, मीन्स आप चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्टाइल जो है वो सबसे दूर जाके गिरे, तो उसके लिए आपको एंगल कौन सा चाहिए होगा, किस एंगल पे आपको प्रोजेक्ट करवाना होगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो रेंज है वो मैक्सिमम हो, तो उसके लिए देखिएगा एक फॉर्मूला सुनिएगा बच्चे। आपको पता ही होगा कि हमारे पास साइन की जो वैल्यू होती है, साइन या कॉस की, वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान ही रहती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कोई भी वैल्यू पुट करें और इन दोनों से बाहर चली जाए वैल्यू, यानी वो 5 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए। -1 है लोएस्ट और सबसे हाईएस्ट कितनी है? +1। मीन्स ये है कि इनके दरमियान ही रहेगी वैल्यू, इनसे आगे और पीछे नहीं जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेंज मैक्सिमम हो, तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, तो आप चाहते हैं कि आपका साइन 2 थीटा इक्वल टू किसके होना चाहिए? 1 के, तभी रेंज मैक्सिमम होगी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 1। ओके, अब यहाँ से अगर आप 2 थीटा फाइंड करें तो वो क्या आएगा? साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स कितना होता है? 190 होता है, इक्वल टू 2 थीटा, और थीटा इक्वल टू 90/2, और ये आ जाएगा 45। मीन्स कि अगर आप 45 के एंगल पे लॉन्च करवाएंगे किसी भी बॉडी को, तो वो सबसे दूर जाके गिरेगी। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे या फिर इससे नीचे जाएंगे तो वो क्या होगा? रेंज कम हो जाएगी आपकी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेंज मैक्सिमम हो, फिर आपको क्या करना है? एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। और लास्ट पे हम देखते हैं ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। इसकी डेफिनेशन ये है, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल, द पाथ followed by projectile is known as trajectory। यानी जो रास्ता होता है मोशन के दौरान किसी भी बॉडी का, कौन सी मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ये बॉल है और यहाँ से हम मूव करके ये, तो ये जो पाथ है उसका, इसको हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं।
और एक बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज के लिए बहुत अहम है कि ये हमेशा क्या होती है, पैराबोला या फिर पैराबोलिक। पैराबोलिक क्या होती है, यानी एक शेप का नाम है, जैसा कि आपने पढ़ा सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, ये तमाम चीजें आपने पढ़ी है ना। तो ये भी एक किस्म की शेप होती है इस तरह की, इसको हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ओके, तो जो प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी होती है वो हमेशा क्या होती है बच्चे, पैराबोलिक होती है या फिर पैराबोला होती है। ओके जी, अल्लाह हाफिज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।